हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकेम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में एल्काइल और एराइलाइट के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। आज का डिस्कशन शुरुआत होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल लाइट से, और फिर हम लोग आगे चल के डाइलाइट्स और ट्राइलाइट्स के बारे में भी आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग आज और बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की, कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कौन कब फेवरेबल होता है, किसका मैथ ज़्यादा होता है, कब कौन सी कंडीशन में कौन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कौन सी अकर करेगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निपटा चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने निपटा दी थी अपनी कौन सी रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन सारी कर दी थी। होपफुली सब लोगों ने हाइड्रोकार्बन का वीडियो देख रखा है। नहीं देख रखा तो गो बैक एंड सी। हाइड्रोकार्बन्स भी देखना जरूरी है क्योंकि उसमें एलिमिनेशन हम लोगों ने पूरा कर रखा है। तो कुछ कुछ रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन ने कवर कर रखी हैं उनका मैं यहाँ दोबारा नाम नहीं लूँगा, जैसे कि वुड्स है, कोरिया हाउस है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें लेक्चर नोट्स कहाँ पे मिलना है, अपनी प्यारी वेबसाइट dextracam.in पे मिलना है। वहाँ पे बैच पे जाएंगे, लेक्चर नंबर पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम लोग ये डाउनलोड कर लेंगे, या फिर अल्टरनेटिवली लिंक दिया हुआ वहाँ से भी वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिंक से ही पहुँच सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट अवे बात शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल लाइट से। एल्काइल लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल लाइट में क्या कहेंगे कि आर एफ और आर सी एल जो लोअर मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, गैसेज स्टेट में मिलते हैं। यानी जैसे सी एस थ्री सी एल कैसी मिलेगी, गैसेज स्टेट में मिलेगी। सी एस थ्री एफ कैसा मिलेगा, गैसेज स्टेट में मिलेगा। आर सी एल जो हैवियर मेंबर हैं, और आर बी आर और आर आई आइदर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा क्या होगा, लिक्विफिकेशन ईजी हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, इसलिए वो कैसी स्टेट में मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अब आर एक्स पे कैसा चार्ज है, आर एक्स पे देखो डेल्टा पॉजिटिव आर पे आ जाएगा, और एक्स पे कैसा आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव। एक्स पे डेल्टा नेगेटिव और आर पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो दे आर पोलर मॉलिक्यूल, बट ड्यू टू स्मॉल पोलैरिटी दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जितना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, मतलब जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो हम लोगों ने एल्काइलाइट के पहले लेक्चर्स में देखे थे, उनमें ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास पे हमेशा ट्रू है। ब्रांचिंग जितनी कम होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। जितना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें लिखे तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री या पैकिंग पर डिपेंड करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट के में डायरेक्ट हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, इन जनरल आर एक्स की डेंसिटी करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्स का मोलर मास एल्केन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा और डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आर एफ आर सी एल वाटर को ध्यान में रखना। भाई वाटर कहाँ पे लिखा है, बीच में लिखा हम लोगों ने, इस बात को ध्यान में रखना कि वाटर कहाँ पे है, वाटर बीच में है। ठीक है ना, फिर आर बी आर और फिर आर आई। ठीक, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू के इंटू डी होता है, डी डिस्टेंस होती है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी क्या होगा, सी एफ बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होगा, सी सी एल, फिर सी बी आर और फिर सी आई। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या है, सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई। सी आई की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि आई का साइज सबसे बड़ा है। तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट जो आ जाता है वो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सी एस थ्री सी एल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है सी एस थ्री एफ से, सी एस थ्री सी एल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है सी एस थ्री एफ से। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो हमें देखनी थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की, कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को हमें कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे और कब कौन सी रिएक्शन होगी, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में पहले SN2 और E2 को कंपेयर कर लेते हैं। SN2 के करस्पॉन्डिंग जो कंपीटिंग रिएक्शन है वो कौन सी है, E2 है। SN2 के करस्पॉन्डिंग जो कंपीटिंग रिएक्शन है वो क्या है, वो E2 है। इधर सीरियल नंबर डाल लेंगे, यहाँ पे खांचे बना लेते हैं जिनसे कि हम अलग अलग लिख पाए, है ना। तो नंबर 1, SN2 में क्या होगा, SN2 इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। किससे फेवर करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 फेवर करते हैं। तो लिख लेते हैं इट इज फेवर्ड बाय
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स जैसे एक्वस KOH हो गया, I- हो गया, Br- हो गया, ठीक। और E2 जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा फेवरेबल होती है। किसके द्वारा होती है फेवरेबल? स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा। तो इट इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH, KNH2 एटसेट्रा, ठीक। इसमें हमें कैसा चाहिए? नंबर 2 डाल लेते हैं। इसमें मीडियम कैसा चाहिए? हमें मीडियम चाहिए पोलर एप्रोटिक मीडियम चाहिए। कैसा चाहिए? पोलर एप्रोटिक मीडियम चाहिए। पोलर एप्रोटिक मीडियम कैसा होता है? जिसमें डाइपोल मोमेंट तो हो लेकिन प्रोटॉन देने की क्षमता ना हो, ठीक। अब E2 के साथ क्या है? E2 दोनों पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक दोनों मीडियम में काम करती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जरूरी चीज़ जो है वो केवल है स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये किसी में भी काम कर जाएगी। तो इसके लिए लिख देते हैं इट इज, या इट कैन बी लिख देते हैं, इट कैन बी डन इन बोथ पोलर प्रोटिक as well as पोलर एप्रोटिक। स्पेलिंग सही से लिखते हैं यार, तुम गलत ना लिख लो भाई। as well as पोलर एप्रोटिक मीडियम। ओनली स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड। केवल स्ट्रॉन्ग बेस ही जरूरत पड़ती है। नंबर 3, अब SN2 के लिए हमें क्या चाहिए? हमें SN2 के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। कैसा टेम्परेचर चाहिए? एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक। SN2 के लिए हमें कैसा टेम्परेचर चाहिए? एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए। जबकि E2 के लिए हीट करने से हमें क्या चाहिए होगा? ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो लिख लेते हैं इट अकर्स एट एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि जिसमें जो रूम टेम्परेचर हो या नियरली रूम टेम्परेचर हो। रूम टेम्परेचर और नियरली रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हो या नियरली रूम टेम्परेचर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बिएंट टेम्परेचर्स कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। बस ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसकी अगली क्लास में अल्काइल हाइड खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो ये है इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर्स। इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक। अगर हम रेट की बात करें तो रिएक्टिविटी की बात करें तो RX की क्या होगी? तो RX के लिए जो इसका रेट आएगा वो किसके लिए आएगा? 1 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा आएगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक। इसके लिए RX का जो रेट आएगा वो आएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये हमने कंपैरिजन लिख लिया किसके किसके बीच में? E2 और SN2 के बीच में, ठीक। E2 और SN2 के बीच में। वो बात समझ में आ गई इतनी कि E2 और SN2 के बीच में हम ये कंपैरिजन ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी तरह से SN1 और E1 के बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि SN1 की जो कंपीटिंग रिएक्शन है वो कौन सी है? वो E1 है। SN1 की जो कंपीटिंग रिएक्शन है वो कौन सी है? वो E1 है, ठीक। तो लिख लेते हैं क्या कि कंपैरिजन बिटवीन SN1 और E1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं SN1 और यहाँ पे लिख लेते हैं E1। इन्हें कंपीट करा लेते हैं भाई। बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन अलग अलग लिख लें जिससे चारों को अलग अलग क्लासीफाई कर पाए हम लोग। नंबर वन क्या होगा कि SN1 में हमें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा और E1 में न्यूट्रल बेस चाहिए होगा। न्यूट्रल बेस ऐसा होता है जिसके पास लोन पेयर तो होगा लेकिन वो उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स चाहिए। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स
और वीक न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए या वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक। और इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें न्यूट्रल बेसिस चाहिए और वीक बेस चाहिए, ठीक। नंबर 2, अब टेम्परेचर हमें कैसा चाहिए, SN1 के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए, यानी कि लगभग लगभग रूम टेम्परेचर चाहिए। तो एट लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पर, और ये क्या होंगे, एट हाई टेम्परेचर। तो इन्हें हीटिंग जब भी होगी तो एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन की तरफ चल दोगे जब भी हीटिंग कंडीशन लगाई जाएंगी। तो ये बात आसानी से ध्यान रखी जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। नंबर 3, जो रेट होगा वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रही हैं, इसलिए इसमें RX का इसमें भी रेट क्या आएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अंतर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान लो कि अगर हमसे यहाँ पे X लगा के MEOH के साथ रिएक्शन कराई जाए रूम टेम्परेचर पे, RT मतलब रूम टेम्परेचर, तो हम OMe बना देंगे, ठीक। और यही रिएक्शन अगर हमें X के साथ करानी हो और MEOH के साथ हमें हीट करना पड़ जाए, रूम टेम्परेचर ना हो, तो हम इससे एल्कीन बना देंगे, ठीक। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है किसमें, SN1 और E1 में और SN2 और E2 में, ठीक। ये फंडामेंटल डिफरेंस हम लोग ध्यान रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, इतना हमें करना जरूरी ही है, ठीक है, ठीक। अब हेडिंग डाल लेते हैं डाइहेलाइड्स, नए पेज से ही डाल लेते हैं हेडिंग, है ना। मोनोहेलाइड्स की बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं किसकी, डाइहेलाइड्स की। डाइहेलाइड्स क्या है, डाइहेलाइड्स को अगर हम क्लासिफाई करें, डाइहेलाइड्स मतलब 2 हेलोजन लगे होंगे एक ही कंपाउंड में, तो डाइहेलाइड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, डाइहेलाइड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कैसे हो सकते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड्स हो सकते हैं, विसिनल डाइहेलाइड्स हो सकते हैं, विसिनल डाइहेलाइड्स हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, और हो सकते हैं हमारे आइसोलेटेड डाइहेलाइड्स, आइसोलेटेड डाइहेलाइड्स। जेमिनल डाइहेलाइड्स का मतलब होता है 1,1 डाइहेलाइड। जेम का मतलब जहां पे भी आ रहा है, जेमिनल डाइहेलाइड्स को मैंने जेम डाइहेलाइड्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जेम लिख देते हैं जेमिनल को। इसका मतलब होता है 1,2 डाइहेलाइड्स, 1 और 2 पोजीशन पे इसे हम लिखते हैं VIC डाइहेलाइड्स, यानी विक डाइहेलाइड्स। और आइसोलेटेड का मतलब होता है 1, 3, 1, 4 एंड सो ऑन, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे आइसोलेटेड डाइहेलाइड्स, और इनका कोई और नाम फर्दर नहीं रखेंगे, ठीक। तो डाइहेलाइड्स के सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हुए चलते हैं, आसानी से बात जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। पहला देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर हेडिंग डालने इसकी डाइहेलाइड्स की, तो पहला देख लेते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये हम लोग एल्कीन्स में इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम सीधे सीधे रिएक्शन लिख देते हैं। किसकी रिएक्शन कराते हैं, Br2CCl4 से कराते हैं, याद आ गया भाई कि नहीं आ पाया, Br2CCl4 से कराते हैं तो ब्रोमीन का क्या होता है, एंटी पे एडिशन हो जाता है, तो ये कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है, याद आया कि नहीं आया, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, यार ये तो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है कि अगर हम ट्रांस एल्कीन ले लेंगे तो Br2CCl4 से क्या बनाएंगे, मीजो प्रोडक्ट बनाएंगे, याद आया कि यहाँ Br यहाँ Br, MEH और Me, ठीक। अगर हम सिस प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या होगा,
सिस प्रोडक्ट ले लें, इन्हें मतलब रिएक्टेंट ले लें तो क्या बनेगा, तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। याद आ रहा कि बी आर और एच, सी एच थ्री और प्लस इसका इनैंशियोमर बन जाएगा। तो इससे क्या बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे रेसिमिक मिक्सचर। ये तो सबको आता है। ठीक। अब दूसरा तरीका क्या होगा, नंबर 2 डाल लेते हैं हेडिंग। रिएक्शन साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन से जाएगी, ये बात हम लोग सब लोग एल्काइलाइड में कर चुके हैं। तो अब इसमें बात कर रहे हैं कि रिएक्शन किस में जा रही है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन से जाएगी तो बना लेंगे। अगला देखते हैं रिएक्शन ऑफ एच एक्स ऑन एल्काइंस। रिएक्शन ऑफ एच एक्स ऑन एल्काइंस। एल्काइंस पे जब हम एच एक्स का एडिशन कराएंगे तो मार्कोनी ऑफ रूल से होगा, ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक एच लग जाएगा, डबल बॉन्ड और एक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन के एक्स के लोन पेयर की वजह से फिर से ये एच एक्स पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, एच एक्स पे फिर से अटैक करेगा और ये निकलेगा तो क्या बन गया देखो ज़रा, तो यहाँ पे 2 एक्स लग गए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गया। क्या सिंपल है। जब एल्केन और एल्काइन दोनों साथ साथ होती हैं और दूर दूर होती हैं, मतलब आइसोलेटेड है, तो अगर हम 1 इक्विवेलेंट ले लें किसका, एच बी आर का, तो मेन रिएक्शन किस पे होगी, एल्कीन पे होगी। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं, ध्यान तो मैं नहीं आ रहा, मैं समझ रहा हूँ इसीलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अगर ध्यान आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये तो याद था, आप परेशान मत हो, हम लोग सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, सिंपल बन गया। ठीक, आगे फर्दर एक्शन इसकी नहीं कर रहा क्योंकि 1 इक्विवेलेंट ही लिया है इंटेंशनली। ठीक है। अब रिएक्शन फ्रॉम PCl5 वगैरह में बनाना हो, नंबर 3 लिख लेते हैं, नंबर 2 लिखा था क्या, हाँ नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या फ्रॉम PCl5, फ्रॉम PCl5 क्या होगा भाई, PCl5 से अगर हम एथिलीन ग्लाइकॉल ले लें और इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें तो OH की जगह क्या आ जाता है, Cl। ठीक, और अगर हम कीटोन ले लें और इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाएंगे। ठीक, मतलब अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन ले लें और इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएं तो इससे 2 Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है। अब रिएक्शंस ऑफ डाइहैलाइड देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइहैलाइड्स, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, ये लेक्चर आज छोटा हो पाएगा क्योंकि टेक्निकली कुछ दिक्कत आ रही है, लैपटॉप यार हीट बहुत हो रहा है ना, तो उसकी वजह से शायद मतलब अभी लैग आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में हीटिंग की वजह से। ठीक, तो रिएक्शन जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, डाइहैलाइड ही करेंगे आज और फिर रिएक्शन को यहीं रोक देंगे। तो डाइहैलाइड्स की अगर हम क्या करें, रिएक्शन करानी हो तो पहली रिएक्शन क्या होगी, इसे एक्वस के OH से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इससे एक्वस के OH से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। ठीक, अगर हम डाइहैलाइड विसिनल ले लेंगे और एक्वस के OH से रिएक्शन कराएंगे तो एक कार्बन से क्या लग जाएंगे, 2 OH लग जाएंगे। एक कार्बन से 2 OH बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स जो होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये जेम डाइऑल्स जो होते हैं ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और इनसे तुरंत डबल बॉन्ड वो निकल जाता है। ठीक, ठीक है, आसानी से नहीं लिखा जा सकता है इन्हें, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक, अब अगर अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराई जाए, इनकी अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अल्कोहलिक की वजह से जब रिएक्शन कराएंगे तो यार मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है अब, है ना, कैमरा ऑफ करके करूँगा।
तो यार बस 2 रिएक्शन लिख लो फटाफट। अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो क्या होगा कि एक Cl निकलेगा इससे, एक Cl जब निकलेगा तो इससे हम क्या बनाएंगे, और फिर दोबारा अल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन नहीं होगी। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि अल्कोहलिक KOH इज नॉट सफिशिएंटली बेसिक टू रिमूव H फ्रॉम sp2 हाइब्रिड कार्बन। ठीक ठीक है। तो इससे हम अगर इसकी रिएक्शन KNH2 से करा देंगे तो KNH2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एक बार ये बनेगा और फिर KNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो फिर एल्काइन बन जाएगी हमारी। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये डायलाइट्स की रिएक्शन थी यार। टेक्निकल दिक्कत की वजह से ये क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगली क्लास में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, हम लोग ट्रायलाइट्स भी कर लेंगे। ठीक है, और ट्रायलाइट्स के बारे में बेसिक बात करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन अभी नहीं करेंगे, और बाकी बात हम लोग करेंगे आगे एल्काइल एराइल हैलाइड्स की। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच यार। आज थोड़ा सा बियर कर लो, ये लेक्चर छोटा ही देख लो। अगले वाला लेक्चर मतलब जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर एराइल हैलाइड मेन बचा है, वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।